नमस्कार साथियों। वस्त्र एवं आवास जो रीट लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन का जो यूनिट है उसमें बच रहा था हैंडलूम और पावरलूम, जो कि इस वीडियो में हैंडलूम और पावरलूम संबंधित वीडियो है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हैंडलूम व पावरलूम, हथकरघा और पावरलूम। हथकरघा, सबसे पहले हम हथकरघा की बात करेंगे। हथकरघा हाथ से बनाई गई, धागे से बुने गए वस्त्र हथकरघा के अंतर्गत आते हैं। यह एक परंपरागत विधि है। हथकरघा में धागे, जब हथकरघा से जब कपड़ा बुना जाता है तो उसमें दो तरीके से धागे को बुना जाता है, एक तो क्षैतिज और एक लंबवत। यानी कि जो बुनने से पहले जो धागे लगाए जाते हैं वो इस तरीके से क्षैतिज और यूं इस तरीके से क्षैतिज और इस तरीके से लंबवत धागों को लेकर के फिर कपड़े की बुनाई शुरू की जाती है। इस प्रकार से जो कपड़े की बुनाई होती है उसमें जो लंबवत जो धागा होता है, इस तरीके से लंबवत धागा, उसको कहते हैं ताना। और जब जो क्षैतिज जो धागा इस तरीके से लगाया जाता है उसको कहते हैं बाना। तभी हम कहते हैं कि ताना बाना। जो ये कपड़ा बुना जाता है उसमें जो लंबवत और क्षैतिज जो धागा लगाया जाता है उसको ताना और बाना कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की 30% जनसंख्या जो है वो इस काम को करती है। यानी कि भारत की 30% जनसंख्या हथकरघा और पावरलूम पर आश्रित है। कपड़ा बुनने के लिए जो कपड़ा बुनने का काम जो जाति करती है उस जाति का नाम है बुनकर जाति, जो बुनाई का काम करती है। इन जो ये कार्य जो करते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए 2 अक्टूबर 2005 में एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है स्वास्थ्य बीमा योजना। ये बुनकरों के स्वास्थ्य के लिए थी। बुनकरों की 65 लाख जनसंख्या इसी व्यवसाय पर आश्रित है। हैंडलूम मार्क क्या है? हैंडलूम मार्क 28 जून 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हैंडलूम मार्क का उद्घाटन किया और इसे जारी किया। हैंडलूम मार्क कब जारी किया गया? 28 जून 2006 को। उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। राजस्थान में हथकरघा व पावरलूम से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं राजस्थान में हथकरघा और पावरलूम से संबंधित कार्य करती हैं? सबसे पहले राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन, RIICO। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1980 को की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान में उद्योग एवं खनिज विकास के लिए सबसे पहले 28 मार्च 1969 को राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। बाद में उद्योग से खनिज को अलग करके नवंबर 1979 को राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम स्थापित कर दिया गया। उसके बाद रिको की स्थापना हुई। रिको राजस्थान सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत हुई थी। अभी जो रिको है वो राजस्थान सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो 1956 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। वर्तमान में रिको के 5 सहायक कंपनियां हैं।
पहली है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरी है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड, तीसरा है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कि अब बंद हो चुकी है, राजस्थान ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये 5 कंपनियां रिको के अधीन कार्य करती हैं। वर्तमान में राजस्थान में रिको के 25 कार्यालय तथा इसका एक कार्यालय दिल्ली में स्थित है। रिको के क्या उद्देश्य हैं? पहला, आधारभूत सुविधाएं प्रदान करके लघु उद्यमी एवं वृद्ध श्रेणी के उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योग क्षेत्र को विकसित करना। रिको का पहला एक उद्देश्य या कार्य है कि जो छोटे और वृद्ध श्रेणी के उद्योग है उनको स्थापित करने हेतु जो भी सुविधाएं चाहिए उनको उपलब्ध करा करके औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करना। दूसरा है विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टों का चयन करना जिसके लिए आशय पत्र व औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना, निजी क्षेत्र के उद्यमियों के साथ मिलकर या उनका क्रियान्वयन करना। तीसरा है राजस्थान में औद्योगिक विकास की योजनाओं को प्रोत्साहन देना और उनका संचालन करना। चौथा है लघु मध्यम व बृहद श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। औद्योगिक व्यापार विनियोजन संवर्धन गतिविधियां इसके अंदर शामिल हैं और उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंध की सूचनाएं और सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट है दूसरी, राज्य वित्त निगम, राज्य वित्त विभाग निगम या राज्य वित्त निगम RFC। इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 को राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत की गई। इसका मुख्यालय भी जयपुर में ही है। इसके क्या उद्देश्य हैं? RCF का पहला उद्देश्य औद्योगिकरण में सहयोग देना, औद्योगिकरण की गति को नया आयाम देना, राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देना, राज्य सरकार के अभिकर्ताओं की भूमिका के रूप में कार्य करना। ये इसके उद्देश्य है। क्या क्या काम करती है RFC? RFC के कार्य राज्य में विद्यमान उद्योगों के विस्तार और नवीनीकरण के लिए 2000 से 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। RFC जो है ये उद्योगों के विस्तार और उसके नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है जो 2000 से लेकर के 20 करोड़ रुपए तक की सहायता हो सकती है। 2000 से 20 करोड़ तक की जो सहायता है वो लघु मध्यम और वृहद उद्योगों के लिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। दूसरा इसका कार्य है ऋणों की गारंटी देना, अंशों व ऋणों पत्रों का अभिगोपन करना, उपकरणों को पुनर्वित्त प्रदान करना, औद्योगिक इकाइयों को ऋण स्वीकृत करने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। ये इसका इम्पोर्टेंट कार्य है RFC का। जब औद्योगिक इकाइयों को ऋण की आवश्यकता होती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व का कार्य RFC करती है। तीसरी है इकाई, जो तीसरी है वो है राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको RAJSICO। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को की गई थी। इसका मुख्यालय भी जयपुर में ही है। राजसिको की स्थापना राज्य के लघु उद्योग इकाइयों एवं हस्तशिल्प को सहायता प्रोत्साहन देने
और इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के उचित विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन की गई थी। यह राजस्थान सरकार का उपक्रम है। देखिए इस राजसिकों की स्थापना जो है वो भी इसी मकसद से की गई थी कि जितनी भी लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं या हस्तशिल्प है, उनकी किसी न किसी प्रकार से जो उनकी सहायता करना, उनको प्रोत्साहित करना और उनसे जो उत्पाद बनता है उन उत्पादकों का विपणन करना, यानी कि उनको किस तरीके से कहाँ कहाँ भेजना है, किस तरीके से उनका विक्रय करना है, ये सुविधा देने के लिए इस की स्थापना की गई थी कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 3 जून 1961 को। नेक्स्ट चलते हैं, चौथी इकाई जो है वो राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड RSHDC, इसकी स्थापना मार्च 1984 में की गई। इसका मुख्यालय भी जयपुर में है। इसके क्या उद्देश्य और कार्य हैं? राजस्थान में हथकरघा के विकास हेतु कार्यालय आयुक्त उद्योग नोडल विभाग है। जो हथकरघा के विकास के लिए जो कार्यालय है वो उद्योग नोडल विभाग, आयुक्त उद्योग नोडल विभाग है। राज्य में हथकरघा असंगठित क्षेत्र है जो कि कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है, यानी कि हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो कार्य है वो कृषि का किया जाता है और उसके बाद दूसरे नंबर का कार्य हथकरघा से रिलेटेड है। सबसे दूसरे नंबर पर यह रोजगार दिलाता है। राजस्थान सरकार का यह भी एक उपक्रम है, यह असंगठित क्षेत्र का उपक्रम है। राजस्थान में हथकरघा के विकास से जुड़ी अन्य प्रमुख संस्थाओं में राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड जयपुर, बुनकर सेवा संघ या बुनकर सेवा केंद्र तथा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान जोधपुर, ये हथकरघा से संबंधित विशेष प्रमुख संस्थाएं हैं जो इन्हीं के साथ शामिल हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण RUDU, इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई। इसका मुख्यालय भी जयपुर में है। इसके उद्देश्य क्या हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करने हेतु स्थापना। इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा जो गैर कृषि से संबंधित आजीविका के जो साधन हैं उनका विकास करने हेतु इसकी स्थापना की गई। दस्तकार परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने के अवसर प्रदान करना। वर्तमान में यह ऊनी उत्पाद, चर्म उद्योग, लघु खनिज उद्योग, खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प के क्षेत्र में लघु उद्यमों को विकसित करने का कार्य कर रहा है। कौन कौन से कृषि के अलावा कौन कौन से उत्पादकों की बात कर रहा है, कौन कौन से आजीविका के साधनों की बात कर रहा है? ऊनी उत्पाद, चर्म उद्योग, लघु खनिज उद्योग, खादी, हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में जो लघु उद्यम है जो उनको विकसित करने का कार्य कर रहा है। अब ये इसका उद्देश्य तो ये था। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? ग्रामीण हस्तशिल्प का तकनीकी उत्थान करना, ग्रामीण दस्तकारों को संगठित करना, ग्रामीण दस्तकारों को प्रशिक्षण के द्वारा उनकी दक्षता में वृद्धि करना, उद्योगों का जो माल है उसका विपणन की व्यवस्था करना, लघु और
ग्रामीण लघु उद्यमों हेतु विकास योजनाएं चलाना। रूडू के कार्यों में सबसे पहले तो गांव के जो हस्तशिल्प हैं उनका तकनीकी उत्थान करने का कार्य कर रहा है। ये दूसरा कार्य कर रहा है दस्तकारों को संगठित करने का। उसके बाद दस्तकारों को प्रशिक्षण देकर के उनकी दक्षता में वृद्धि करने का। तीसरा, ग्रामीण उद्योगों की विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करने का, यानी कि वो जो उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको कहाँ और किस प्रकार से बेचना है उसकी व्यवस्था करना। और ग्रामीण लघु उद्यमों हेतु कुछ विकास योजनाएं चलाने का कार्य कर रहा है। उसके अलावा प्रमुख संस्थान में राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड RKVIB, इसकी स्थापना अप्रैल 1955 में की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में ही है। इसका उद्देश्य राजस्थान में खादी एवं ग्राम उद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 के अंतर्गत किया गया। क्या उद्देश्य था इसका कि जो राजस्थान में जो खादी और ग्राम उद्योग के माध्यम से ग्रामीणों की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। और किस प्रकार से गठन किया गया? विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 के अंतर्गत। इसके कार्य क्या क्या हैं? इनके कार्य हैं कार्यक्रम संगठित करना और उनका क्रियान्वयन करना, खादी और ग्रामोद्योग के विकास की योजनाएं बनाना, कारीगर और दस्तकार हैं उनको खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, कारीगरों को उचित प्रशिक्षण देना, उनके काम के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करवाना और जो तैयार माल है, जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसका विपणन करना, सहकारी भावना का विकास करने में उनकी मदद करना। ये कार्य किए जा रहे हैं राजस्थान ग्रामीण खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा। अब देखिए राजस्थान में नहीं पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, एक मिनट, ये जुलाई नहीं है, 7 अगस्त 1915 में इसकी शुरुआत की गई थी। और उसके बाद हर वर्ष 7 अगस्त के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1915 में भारत सरकार द्वारा उद्योगों को पुनर्जीवित करने और बुनकरों को काम प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाली विभाजन के विरोध में 1905 में कोलकाता टाउन हॉल में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसे चुना गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब चुना गया? 2015 में भारत सरकार द्वारा। कब चुना गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका विरोध करने के लिए
उसका विरोध करने के लिए कोलकाता टाउन हॉल में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में, उसकी स्मृति में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसको चुना गया। यह किस लिए इसको चुना गया? यह उद्योगों को पुनर्जीवित करने और बुनकरों को काम प्रदान करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। यह दिवस राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालता है और बुनकरों की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि को प्रेरित करता है। ये जो हथकरघा है, हथकरघा यानी कि हैंडलूम और पावरलूम, यह हस्तशिल्प के अंतर्गत भी आते हैं, जिनको लघु उद्योग का दर्जा दिया गया है हस्तशिल्प को। अब हम बात कर लेते हैं हस्तकरघा के बाद पावरलूम क्या होता है। हैंडलूम तो हो गया, अब पावरलूम भी वही होता है, केवल थोड़ा सा अंतर है इसमें कि मशीनों और बिजली द्वारा संचालित लूम को पावरलूम कहते हैं। जो हाथों से ताना बाना बुन करके जो कपड़े का निर्माण किया जाता है उसको तो कहते हैं हथकरघा, और यदि उसी को हाथ की बजाय मशीन के द्वारा और बिजली के द्वारा संचालित करके जब कपड़े का निर्माण किया जाता है तो उसको कहते हैं पावरलूम। देश में 60 से 62% कपड़े का उत्पादन पावरलूम से ही होता है और 21.58 लाख पावरलूम हमारे देश में अभी भी मौजूद हैं। देश में महत्वपूर्ण पावरलूम कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? राजस्थान की अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा और किशनगढ़ में, हरियाणा की बात करें तो पानीपत में, महाराष्ट्र की बात करें तो सोलापुर और मालेगांव में, तमिलनाडु की बात करें तो मदुरई और सेलम, इसके अलावा लुधियाना, भिवंडी, बहरनपुर, इचलकरंजी और इरोड, ये प्रमुख स्थान है जहां पावरलूम की स्थापना की गई थी। ये देश के प्रमुख पावरलूम है। वैसे हस्तशिल्प का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने सब कुछ बता दिया था, लेकिन ये जो हैंडलूम है ये भी हस्तशिल्प के अंतर्गत ही आता है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे भी मैं दोबारा से डिस्कस करने वाली हूँ। हस्तशिल्प उद्योग कुटीर एवं लघु उद्योगों में आते हैं। राजस्थान के आर्थिक विकास में हस्तशिल्प अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान का हस्तशिल्प जो है वो विश्व विख्यात है। देखिए, ये जो हस्तशिल्प है इसको उद्योग का दर्जा दिया गया है। यह लघु और कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आता है। कृषि के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जो राजस्व आय प्राप्त करने वाला उद्योग है वो हस्तशिल्प उद्योग है, और यह दूसरा नंबर पर रोजगार प्रदान करता है। यह केवल रोजगार प्रदान ही नहीं करता बल्कि विदेशों से जो आय होती है, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ये विदेशों तक भेजे जाते हैं, विदेशों में निर्यात किए जाते हैं और उनसे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। तो यह विदेशी मुद्रा को इकट्ठा करने में भी अपना योगदान देते हैं। तो राजस्थान में आर्थिक विकास में हस्तशिल्प अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। राज्य का हस्तशिल्प विश्व विख्यात है। यह स्थानीय लोगों को रोजगार ही नहीं देता बल्कि इससे विदेशी मुद्रा भी राज्य को प्राप्त होती है। एक मोटे मोटे अनुमान के तौर पर यदि बात करें तो राजस्थान में लगभग 4,07,700 हस्तशिल्प इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिनमें से 2,02,212 इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में और 2,05,488 इकाइयाँ शहरी या बाहरी क्षेत्रों में स्थित है। इनमें लगभग 6 लाख आर्टिजन कार्य करते हैं। 6 लाख। यहाँ पे आर्टिजन से क्या मतलब है? आर्टिजन से मतलब है कि वो कारीगर या दस्तकार जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो लगभग 6 लाख के आसपास उनकी संख्या है। राजस्थान में हस्तशिल्पों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? धातु शिल्प, पीतल पर नक्काशी, बंधेज, तारकशी, मिनिएचर पेंटिंग, कसीदाकारी, एल्यूमिनियम टॉयज,
वुडन कार्डिगन फर्नीचर, मार्बल की मूर्तियाँ, वुडन और मेटल क्राफ्ट, कारपेट, गलीचे, ब्लू आर्ट पोट्री, टेराकोटा, पेपर मेसी, मार्बल स्टोन, कवरिंग, लकड़ी और कागज़ और हाथी दांत पर नक्काशी, कोटाडोरिया, थेवा कला, ड्राइंग और प्रिंटिंग, हाथ ठप्पा छपाई से संबंधित हस्तशिल्प शामिल है। ये हस्तशिल्प जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें इन सब के बारे में डिटेल से पूरे की पूरी एक वीडियो है, काफ़ी लंबी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन इसमें आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस वीडियो का पूरा देख सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य में हस्तशिल्प के विकास हेतु हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जो राज्य में हस्तशिल्प के विकास हेतु निस्संदेह रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, हस्तशिल्प से संबंधित संचालित कुछ योजनाएं हैं, वो उस वीडियो में नहीं थी, वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। सबसे पहली आर्टिजन परिचय पत्र, विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार की इस वित्त पोषित योजना में राज्य में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से हस्तशिल्पियों का परिचय पत्र जारी करके उनका पंजीकरण किया जाता है। आर्टिजन परिचय पत्र योजना जो है यह एक भारत सरकार की वित्त पोषित योजना है। पहली बात, इसमें जो राज्य में जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके माध्यम से जितने भी हस्तशिल्पी हैं, आर्टिजन हैं, उनको परिचय पत्र जारी करके उनका पंजीकरण करवाया जाता है। दूसरी है ब्याज अनुदान योजना, राज्य सरकार की योजना है ये लघु सेक्टर की हस्तशिल्प इकाइयां जो हैं उनको जिला उद्योग केंद्र में पंजीकृत करवा करके उन्हें वित्तीय संस्थाओं, बैंकों से उत्पाद निर्माण हेतु कच्चा माल, टूल्स, मशीनरी, इन सब के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक के ऋण लेने के पात्र इस योजना के अंतर्गत है। इस योजना अंतर्गत शिल्पी द्वारा वित्तीय वर्ष में चुकाए गए ब्याज पर 50% ब्याज अनुदान देय होता है। इसकी नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र है और वर्तमान में यह योजना जो है वो बंद हो चुकी। तीसरी योजना है हस्तशिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना, राज्य के कुशल हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय और स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शनियों में भाग लेने पर दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता, स्टॉल शुल्क में रियायत हेतु यह योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी। देखिए, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी कुशल हस्तशिल्पी हैं, आर्टिजन हैं, उनको चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी यदि हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगी हुई है तो उस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए उनको वहाँ तक जाने के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और स्टॉल लगाने के लिए जो शुल्क होता है उस हेतु उस शुल्क में इनको रियायत प्रदान की जाती है। यह राज्य सरकार की योजना है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरी है आर्टिजन क्रेडिट कार्ड। इस योजना के अंतर्गत हस्तशिल्पियों को पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति करने और उनके उत्पादन बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं, जिसके आधार पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। हस्तशिल्पी जो हैं उनको इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाते हैं जो उनके उत्पादन बढ़ाने के काम में आते हैं। उसमें अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट है गृह उद्योग योजना। यह योजना जो है वो केवल महिलाओं के लिए है, गृह उद्योग योजना। इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रेरित करने, महिलाओं में कुशलता की वृद्धि करने और उन्हें स्वनियोजन के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य में गृह उद्योग योजना चलाई जा रही है। तो यह एकमात्र ऐसी योजना है जो महिलाओं के लिए चलाई गई है।
यह महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, उनकी कुशलता में वृद्धि करने के लिए, स्वनियोजन के प्रति उनको प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई गई है। इस योजना में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई है? सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर, लेदर गारमेंट्स आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण ही प्रदान किया जाता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है विशिष्ट संगठक योजना। यह योजना अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ही बनाई गई है, संचालित की जा रही है। विशिष्ट संगठक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवा एवं युवतियों को गृह उद्योग योजना में प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण, हथकरघा बुनकरों का बीमा आदि योजनाओं में लाभान्वित किया जाता है। इसके अंतर्गत यह देखिए, यह भी महिलाओं, केवल महिलाओं के लिए योजना बताई थी, यह है अनुसूचित जाति के युवा और युवतियों के लिए है। ये योजना क्या करती है? प्रशिक्षण देती है उनको, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करवाती है और बुनकरों का बीमा इत्यादि का लाभ इस योजना में दिलवाया जाता है। उसके बाद और क्या क्या होता है? सभी संभागीय मुख्यालयों पर 5-5 करोड़ की लागत से हैंडलूम और खादी प्लाज्मा की स्थापना करवाई गई है। महात्मा गांधी बुनकर योजना की स्थापना करवाई गई है। 2 अक्टूबर 2005 में इसको पारित किया गया था और हथकरघा अधिनियम 1985 भी लागू किया गया है। तो ये थे कुछ हस्तशिल्प और हथकरघा से संबंधित। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।